नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नाइट हॉरर कहानियों पर, जहां हम लाते हैं रोंगटे खड़ीढ़े कर देने वाली सच्ची और रहस्यमयी कहानियां। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी डरावनी कहानी जो आपको रात में सोने न देगी। कब्रिस्तान का आखिरी रेलवे स्टेशन। ये कहानी है राम सिंह की, एक रेलवे चौकीदार जिसकी जिंदगी उस रात बदल गई जब उसने एक सुनसान स्टेशन के बगल में बने श्रापित कब्रिस्तान से आने वाली रहस्यमयी सिसकियों को सुना। रात का सन्नाटा, ठंडी हवा और कब्रों से उठती आवाजें उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहां जिंदगी और मौत की सीमा धुंधली हो जाती है। एक तस्वीर जो बार बार सामने आती है और एक आवाज जो अंधेरे में गूंजती है, मुझे छोड़ दो। राम सिंह, क्या था उस कब्रिस्तान का राज? कौन थी वो औरत और क्या है उस तस्वीर का रहस्य? हर कदम पर सस्पेंस, हर मुद्दे पर डर और हर पल में एक नया रहस्य। क्या राम सिंह उस सच को सामने ला पाएगा जो सदियों से कब्रिस्तान की मिट्टी में दफन था, या वो छाया उसे भी अपने साथ ले जाएगी? जानने के लिए सुनिए पूरी कहानी। और अगर आपको ये पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। राम सिंह एक पुराना रेलवे चौकीदार था जो देश के एक दूर दराज इलाके में काम करता था। उस स्टेशन का नाम था कब्रिस्तान का आखिरी रेलवे स्टेशन। नाम ही ऐसा था कि लोग इससे दूर रहते थे। यह स्टेशन पुराने जमाने का था, जहां सिर्फ 2-3 गाड़ियां रुकती थीं, और वो भी दिन में। रात को तो यह जगह बिल्कुल सुनसान हो जाती थी। स्टेशन के बिल्कुल बगल में एक बड्ढा सा कब्रिस्तान था जहां सदियों से लोगों को दफनाया जाता था। लोग कहते थे कि यह कब्रिस्तान श्रापित था और ईद की रातों में यहां भूतों की आवाजें सुनाई देती थीं। राम सिंह को ये सब बातें मजाक लगती थीं। वह 20 साल से यहां काम कर रहा था और कभी कुछ अजीब नहीं देखा था। लेकिन इस बार ईद की रात अलग थी। ईद का चांद निकल चुका था और गांव में जश्न मनाया जा रहा था। लोगों ने सेवियां बांटी थीं और मस्जिद से अजान की आवाज दूर तक गूंज रही थी। राम सिंह अपने छोटे से क्वार्टर में बैठा था जो स्टेशन के प्लेटफॉर्म के पास ही था। उसने अपनी बीवी को फोन किया जो गांव में रहती थी। आज ईद है, घर आ जाओ, उसने कहा। लेकिन राम सिंह ने मना कर दिया। ड्यूटी है मैम साहब, कल सुबह आऊंगा। वह अकेला था, सिर्फ एक टॉर्च और एक पुरानी रेडियो उसके साथ थी। रात के 10 बज चुके थे और स्टेशन पर एक भी मुसाफिर नहीं था। बाहर अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं दिखता। कब्रिस्तान की तरफ से ठंडी हवा चल रही थी जिसमें एक अजीब सी बू आ रही थी, जैसे सड़ी हुई लाशों की। राम सिंह प्लेटफॉर्म पर घूम रहा था, अपनी ड्यूटी निभा रहा था। अचानक उसने सुना एक हल्की सी सिसकी। वह रुक गया। कौन है? उसने आवाज दी। कोई जवाब नहीं। सोचा शायद हवा का शोर है, लेकिन फिर वही आवाज, इस बार जैसे कोई रो रहा हो। यह आवाज कब्रिस्तान की तरफ से आ रही थी। राम सिंह का दिल धड़कने लगा। उसने टॉर्च जलाकर कब्रिस्तान की तरफ बढ़ा। स्टेशन और कब्रिस्तान के बीच में सिर्फ एक पुरानी दीवार थी जो कई जगह से टूटी हुई थी। उसने दीवार के पास जाकर देखा। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन आवाज अब और करीब थी, जैसे कोई औरत रो रही हो, और उसकी आवाज में दर्द भरा हुआ था। उसने सोचा शायद कोई गांव की औरत है जो ईद की रात अपने मरे हुए रिश्तेदार की कब्र पर रो रही हो। लेकिन इतनी रात को? वह दीवार पार कर कब्रिस्तान में घुस गया। टॉर्च की रोशनी में कब्रों की सिलसिला दिखाई दी। कुछ कब्रें नई थीं, कुछ इतनी पुरानी कि उन पर घास उगाई थी। आवाज अब और तेज हो गई। वह उस तरफ बढ़ा जहां से रोने की आवाज आ रही थी। टॉर्च की रोशनी में उसने एक कब्र देखी जो बाकियों से अलग थी। उस पर ताजे फूल रखे थे, जैसे कोई अभी अभी वहां आया हो। राम सिंह ने पास जाकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर भी रोने की आवाज बंद नहीं हुई। उसने टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन अंधेरे में सिर्फ कब्रें और पौधों की छायाएं दिख रही थीं। अचानक हवा रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। राम सिंह को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पीछे मुड़ कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसने सोचा कि अब वापस स्टेशन लौट जाना चाहिए। जैसे ही वह मुद्दा, उसे अपने कंधे पर एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। वह चौंक गया और पलट कर देखा।
वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़धक रहा था। यह मेरा वहम होगा, उसने खुद को तसल्ली दी। लेकिन जैसे ही वह स्टेशन की तरफ बढ़ा, उसे फिर से वही सिसकी सुनाई दी। इस बार ठीक उसके पीछे। राम सिंह ने टॉर्च घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उसने अपने आप को संभाला और तेज कदमों से स्टेशन की तरफ चल पड़ दिया। कब्रिस्तान की दीवार पार करते ही उसे थोड़ी राहत मिली। वह अपने क्वार्टर में पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। उसने रेडियो ऑन किया ताकि सन्नाटा टूटे, लेकिन रेडियो में सिर्फ शोर सुनाई दे रहा था। उसने चैनल बदलने की कोशिश की, लेकिन हर चैनल पर वही शोर। अचानक रेडियो बंद हो गया और उसमें से एक हल्की सी आवाज आई, राम सिंह, उसका नाम। वह डर से कांप उठा। उसने रेडियो को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह फिर भी चालू हो गया। इस बार आवाज और साफ थी, मुझे छोड़ देश दो। राम सिंह ने रेडियो को दीवार पर दे मारा। वह टूट गया और कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। उसने खिड़की से बाहर देखा। कब्रिस्तान की तरफ अंधेरा और गहरा लग रहा था। उसे लगा जैसे कोई उसे कब्रिस्तान की तरफ खींच रहा हो। वह डर गया, लेकिन अपनी हिम्मत जुटाई और टॉर्च लेकर फिर से बाहर निकला। इस बार वह कब्रिस्तान नहीं गया, बल्कि स्टेशन के सिग्नल रूम की तरफ बढ़ा। उसे लगा कि वहां कुछ सुरक्षित होगा, लेकिन जैसे ही वह सिग्नल रूम के पास पहुंचा, उसे एक और अजीब चीज दिखी। सिग्नल लाइट, जो हमेशा हरी या लाल रहती थी, अब नीली हो रही थी। यह असंभव था। उसने कभी ऐसी लाइट नहीं देखी थी। वह सिग्नल रूम में घुसा और लाइट को ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने सिग्नल बॉक्स खोला, उसे एक पुरानी तस्वीर मिली। उसमें एक औरत थी, जिसके चेहरे पर दर्द भरा हुआ था। वह तस्वीर इतनी पुरानी थी कि उसका किनारा पीला पड़ी डीडीएच चुका था। राम सिंह ने तस्वीर को ध्यान से देखा। उसे लगा जैसे वह औरत उसे कहीं देखी हुई थी, लेकिन कहाँ? वह सोच ही रहा था कि सिग्नल रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। बाहर से कोई आवाज आई, मुझे छोड़ दीज दो, राम सिंह। वह डर के मारे चीख पड़ा। उसने टॉर्च की रोशनी में कमरे को देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे लगा जैसे कोई उसके आसपास है। उसने दरवाजे को जोर जोर से पीटा, लेकिन वह नहीं खुला। अचानक उसे अपने पीछे एक ठंडी सांस महसूस हुई। वह पलटा और टॉर्च की रोशनी में उसे एक छाया दिखी, एक औरत की छाया, जो उसी तस्वीर वाली औरत जैसी लग रही थी। उसका चेहरा पीला था और आंखें खाली। वह राम सिंह की तरफ बढ़ रही थी। राम सिंह ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाया। जब उसने आंखें खोलीं, तो वह छाया गायब थी। दरवाजा भी अपने आप खुल गया। वह दौड़ता हुआ अपने क्वार्टर में वापस आया और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात वह सो नहीं सका। उसे बार बार वही आवाज सुनाई दे रही थी, मुझे छोड़ दो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या था। क्या यह उसका वहम था, या वाकई में कब्रिस्तान में कुछ था? वह सोच रहा था कि अगली सुबह वह स्टेशन छोड़कर गांव चला जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। राम सिंह रात भर सो नहीं सका। उसका मन बेचैन था। वह तस्वीर, वह आवाज और वह छाया, सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। सुबह होने पर उसने फैसला किया कि वह स्टेशन मास्टर को सब बताएगा और यह नौकरी छोड़ देगा। लेकिन सुबह का सूरज निकलते ही कब्रिस्तान की तरफ से आने वाली ठंडी हवा रुक गई थी। स्टेशन पर कुछ मुसाफिर दिख रहे थे और सब कुछ सामान्य लग रहा था। राम सिंह को लगा शायद यह सब उसका वहम था। उसने तस्वीर को अपनी जेब में रख लिया और स्टेशन मास्टर के ऑफिस की तरफ चल पड़ा। स्टेशन मास्टर रघुबीर एक बुजुर्ग आदमी था, जो इस स्टेशन पर 30 साल से काम कर रहा था। राम सिंह ने उसे रात की सारी बातें बताईं। रघुबीर ने चुपचाप सुना, फिर एक गहरी सांस ली। राम सिंह, यह स्टेशन और कब्रिस्तान दोनों ही पुराने हैं। यहाँ कई कहानियां दफन हैं। तूने जो देखा वो शायद तेरा वहम नहीं है। उसने एक पुरानी फाइल निकाली, जिसमें स्टेशन और कब्रिस्तान के बारे में कुछ कागजात थे। उसमें एक औरत का जिक्र था, फातिमा, जो कई साल पहले ईद की रात गायब हो गई थी। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा कब्रिस्तान में भटकती है। राम सिंह का चेहरा पीला पड़े डीडीएच गया। उसने जेब से तस्वीर निकाली और रघुबीर को दिखाई। रघुबीर ने तस्वीर देखते ही अपनी आंखें बंद कर लीं। यह फातिमा है, इसे यहां मत रख,
इसे कब्रिस्तान में उसकी कब्र पर रख दे, नहीं तो तुझे चैन नहीं मिलेगा। राम सिंह डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। दिन की रोशनी में वह कब्रिस्तान गया। उसने तस्वीर को उस कब्र पर रखा जिस पर ताजे फूल थे। जैसे ही उसने तस्वीर रखी, उसे लगा जैसे हवा में कोई फुसफुसा रहा हो। शुक्रिया। वह जल्दी से स्टेशन वापस आया। दिन भर सब ठीक रहा, लेकिन जैसे ही रात हुई, वही सन्नाटा फिर छा गया। राम सिंह ने सोचा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन रात के 11 बजे जब वह प्लेटफॉर्म पर था, उसे फिर से वही सिसकी सुनाई दी। इस बार आवाज स्टेशन के पुराने वेटिंग रूम से आ रही थी। वह डरते डरते वहां गया। वेटिंग रूम में धूल भरी बेंच और टूटी खिड़कियां थीं। टॉर्च की रोशनी में उसे एक कोने में वही तस्वीर दिखी जो उसने कब्र पर रखी थी। वह हैरान था। उसने तस्वीर उठाई, लेकिन इस बार उसमें फातिमा का चेहरा नहीं था, बल्कि उसका अपना चेहरा था। राम सिंह के हाथ से तस्वीर गिर गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वेटिंग रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में उसे फिर वही ठंडी सांस महसूस हुई। वह चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक टॉर्च की रोशनी में उसे एक जोधी चमकती आंखें दिखीं। वह फातिमा थी। उसने कहा, मुझे छोड़ दो राम सिंह, मैं यहां फंसी हूं। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा था। राम सिंह ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? जवाब में फातिमा की छाया गायब हो गई, लेकिन हवा में एक शब्द गूंजा, सच। राम सिंह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया, वह अपने क्वार्टर में था। तस्वीर गायब थी, लेकिन उसका डर बढ़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि फातिमा का सच क्या था। राम सिंह ने अगले दिन रघुबीर को सब बताया। रघुबीर ने कहा, राम सिंह, फातिमा की कहानी अधूरी है। हमें गांव के बुजुर्गों से बात करनी होगी। दोनों गांव गए और एक बुजुर्ग मौलवी से मिले, जो कब्रिस्तान की कहानियां जानते थे। मौलवी ने बताया कि फातिमा एक गरीब लड़की की थी, जो स्टेशन के पास रहती थी। ईद की रात कई साल पहले वह गायब हो गई थी। लोग कहते थे कि उसे किसी ने मारकर कब्रिस्तान में दफना दिया था। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि उसका कातिल कभी पकड़ा नहीं गया। राम सिंह को लगा कि फातिमा उसे सच इसलिए कह रही थी क्योंकि वह चाहती थी कि उसका कातिल पकड़ा जाए। उसने मौलवी से पूछा, क्या मैं कुछ कर सकता हूं? मौलवी ने कहा, उसकी कब्र पर जाओ और दुआ मांगो, शायद वह तुम्हें रास्ता दिखाए। राम सिंह डर रहा था, लेकिन वह कब्रिस्तान गया। उसने फातिमा की कब्र पर दुआ पर ही अचानक हवा तेज हो गई और उसे एक पुरानी चाबी जमीन पर पड़ी दिखी। उसने चाबी उठाई और सोचा कि यह शायद किसी पुराने ताले की है। वह स्टेशन लौटा और सिग्नल रूम में गया। वहां एक पुराना बक्सा था जो हमेशा बंद रहता था। उसने चाबी आजमाई और बक्सा खुल गया। अंदर कुछ पुराने कागज और एक डायरी थी। डायरी में लिखा था कि फातिमा को स्टेशन के एक पुराने कर्मचारी ने मारा था, क्योंकि उसने उसका गलत काम देख लिया था। उस कर्मचारी का नाम था श्यामलाल। राम सिंह को याद आया कि श्यामलाल कई साल पहले मर चुका था, लेकिन उसका बेटा अभी भी गांव में रहता था। राम सिंह ने रघुबीर को डायरी दिखाई। रघुबीर ने कहा, हमें पुलिस को बताना होगा। लेकिन उस रात जब राम सिंह अपने क्वार्टर में था, उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, सच, बाहर लाओ। इस बार आवाज में गुस्सा था। वह डर गया और सोचने लगा कि क्या फातिमा उसे नुकसान पहुंचाएगी। रात को वह फिर वेटिंग रूम गया, जहां उसे एक और तस्वीर मिली। इस बार तस्वीर में श्यामलाल और फातिमा एक साथ थे। तस्वीर के पीछे लिखा था, उसने मुझे धोखा दिया। राम सिंह ने पुलिस को डायरी और तस्वीर दी। पुलिस ने श्यामलाल के बेटे मोहन से पूछताछ शुरू की। मोहन ने बताया कि उसके पिता ने उसे फातिमा के बारे में कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन वह अक्सर रात को कब्रिस्तान जाता था। पुलिस ने कब्रिस्तान में जांच शुरू की और फातिमा की कब्र खोदी। वहां एक कंकाल मिला, जिसके गले में एक ताबीज था। मौलवी ने बताया कि यह फातिमा का ताबीज था। राम सिंह को लगा कि अब फातिमा की आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन उस रात जब वह स्टेशन पर था, उसे फिर से वही छाया दिखी। इस बार फातिमा ने कहा, सच अभी बाकी है। राम सिंह घबरा गया। उसने सोचा कि शायद फातिमा का कातिल कोई और था। उसने डायरी को फिर से पढ़ा और पाया कि श्यामलाल का एक दोस्त था
जो अब गांव का सरपंच था। राम सिंह ने सरपंच से मिलने का फैसला किया। सरपंच ने पहले तो कुछ नहीं बताया, लेकिन जब राम सिंह ने डायरी का जिक्र किया तो वह घबरा गया। उसने कबूल किया कि उस रात वह भी श्यामलाल के साथ था। फातिमा ने उनका गलत काम देख लिया था और उन्होंने उसे मार दिया। राम सिंह ने यह बात पुलिस को बताई और सरपंच को गिरफ्तार कर लिया गया। उस रात राम सिंह को लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन जब वह अपने क्वार्टर में था उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, शुक्रिया राम सिंह। इस बार आवाज में सुकून था। सरपंच की गिरफ्तारी के बाद गांव में हड्डी-कंप मच गया। लोग फातिमा की कहानी को याद करने लगे। राम सिंह को अब कब्रिस्तान से कोई आवाज नहीं सुनाई दी थी। उसने फातिमा की कब्र पर फिर से दुआ पढ़ी और वहां एक सफेद फूल रखा। उसे लगा जैसे कब्रिस्तान का सन्नाटा अब शांतिपूर्ण हो गया था, लेकिन राम सिंह का मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं था। उसे लग रहा था कि फातिमा की कहानी का कोई हिस्सा अभी भी अधूरा था। वह सच जो फातिमा बार बार कह रही थी, क्या वह पूरी तरह बाहर आ चुका था या फिर कुछ और रहस्य बाकी था? राम सिंह ने उस रात अपने क्वार्टर में वापस आने के बाद डायरी को फिर से खोला। उसने हर पन्ने को ध्यान से पढ़ा। डायरी में श्यामलाल और सरपंच का जिक्र तो था, लेकिन एक और नाम बार बार आ रहा था, लालाजी। यह नाम उसे अजीब लगा। गांव में कोई लालाजी नहीं था, न ही उसने कभी सुना था। उसने रघुबीर से इस बारे में पूछने का फैसला किया। अगली सुबह वह स्टेशन मास्टर के ऑफिस गया। रघुबीर चाय पी रहा था, लेकिन उसका चेहरा उदास था। राम सिंह, तू अब इस मामले को छोड़ डीएच दे, फातिमा को शांति मिल गई होगी, उसने कहा। लेकिन राम सिंह ने जिद की। लालाजी कौन था रघुबीर जी? डायरी में उसका नाम बार बार आ रहा है। रघुबीर ने एक गहरी सांस ली और बोला, लालाजी इस स्टेशन का पुराना मैनेजर था। वह श्यामलाल और सरपंच का दोस्त था। लोग कहते थे कि वह काले धंधों में लिप्त था। फातिमा की मौत के बाद वह अचानक गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया। राम सिंह को अब शक हो रहा था कि फातिमा की आत्मा शायद लालाजी के बारे में कुछ बताना चाहती थी। उसने रघुबीर से पूछा, क्या लालाजी अभी जिंदा है? रघुबीर ने जवाब दिया, पता नहीं, लेकिन उसका एक पुराना घर गांव के बाहर जंगल में है। कोई वहां नहीं जाता। राम सिंह ने फैसला किया कि वह उस घर में जाकर देखेगा। उसे लगा कि फातिमा की आत्मा को पूरी शांति तभी मिलेगी जब सारा सच सामने आएगा। उसने अपनी टॉर्च, एक रस्सी और कुछ खाने का सामान लिया और गांव के बाहर जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में घना अंधेरा था और रास्ता पथरीला था। कई बार उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। पेड़ों की टहनियों से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। लेकिन राम सिंह रुका नहीं। करीब 1 घंटे की पैदल यात्रा के बाद उसे एक पुराना जीर्ण शीर्ण घर दिखा। उसका दरवाजा टूटा हुआ था और खिड़कियों से मगधियों के जाले लटक रहे थे। वह धीरे धीरे घर के अंदर घुसा। टॉर्च की रोशनी में उसे धूल भरे फर्नीचर और टूटी हुई तस्वीरें दिखीं। एक तस्वीर में उसे लालाजी, श्यामलाल और सरपंच एक साथ दिखे, लेकिन इस बार तस्वीर में एक चौथा चेहरा भी था, फातिमा का। वह हैरान रह गया। फातिमा इन लोगों के साथ थी। उसने तस्वीर को ध्यान से देखा। फातिमा का चेहरा उदास था, जैसे वह मजबूरी में वहां खड़ी हो। राम सिंह को अब यकीन हो गया कि फातिमा की कहानी में लालाजी का बद्दा हाथ था। घर के एक कोने में उसे एक पुराना तहखाना दिखा। तहखाने का दरवाजा लोहे का था और उस पर एक भारी ताला लटक रहा था। राम सिंह ने अपनी जेब से वही चाबी निकाली जो उसे कब्रिस्तान में मिली थी। उसने चाबी आजमाई और ताला खुल गया। तहखाने में उतरते वक्त उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। नीचे अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी कमजोर पड़ी डीडीएच रही थी। वहां उसे कुछ पुराने बक्से और कागजात मिले। एक बक्से में उसे फातिमा की कुछ चिट्ठियां मिलीं। उनमें लिखा था कि लालाजी ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने उनके गलत कामों का राज खोला तो वह उसे और उसके परिवार को मार देगा। राम सिंह को अब समझ आ रहा था कि फातिमा ने लालाजी, श्यामलाल और सरपंच के काले धंधों को देख लिया था। शायद उन्होंने मिलकर उसे मार डाला था। लेकिन लालाजी कहाँ था? उसने तहखाने में और खोजबीन की। एक कोने में उसे एक पुराना दर्पण मिला। उसने टॉर्च की रोशनी दर्पण पर डाली और उसमें उसे एक छाया दिखी।
फातिमा की। वह डर के मारे पीछे हट गया। फातिमा की छाया ने कहा, लाला जी यहां हैं, उसे ढूंढो। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द था। राम सिंह ने हिम्मत जुटाई और पूछा, वह कहां है? छाया ने तहखाने के एक कोने की तरफ इशारा किया। राम सिंह ने उस कोने में जाकर देखा। वहां एक ढीली दीवार थी। उसने दीवार को हटाया और उसे एक गुप्त कमरा दिखा। कमरे में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसके चेहरे पर डर और थकान थी। वह लाला जी था। राम सिंह हैरान रह गया। तुम जिंदा हो? उसने पूछा। लाला जी ने कांपते हुए कहा, मैंने फातिमा को नहीं मारा, श्यामलाल और सरपंच ने उसे मारा। लेकिन मैं चुप रहा। उसकी आत्मा मुझे सजा दे रही है। मैं यहां छिपा हुआ हूं, लेकिन वह मुझे हर रात तंग करती है। राम सिंह को गुस्सा आया। उसने लाला जी को पकड़ा और गांव की पुलिस के हवाले कर दिया। लाला जी ने सारी सच्चाई कबूल कर ली। उसने बताया कि फातिमा ने उनके तस्करी के धंधे का भंडा फोड़दाज करने की कोशिश की थी, इसलिए श्यामलाल और सरपंच ने उसे मार डाला। लाला जी ने चुप रहकर उनका साथ दिया। पुलिस ने लाला जी को जेल भेज दिया। उस रात राम सिंह कब्रिस्तान गया। उसने फातिमा की कब्र पर फिर से दुआ पढ़ी। इस बार उसे लगा जैसे कब्र से एक हल्की सी रोशनी निकल रही हो। उसे फातिमा की आवाज सुनाई दी, शुक्रिया राम सिंह, अब मैं आजाद हूं। उसकी आवाज में सुकून था। राम सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि फातिमा की आत्मा को अब शांति मिल गई थी। कुछ दिन बाद राम सिंह ने स्टेशन की नौकरी छोड़ दी। वह अपनी बीवी के पास गांव चला गया। लेकिन कब्रिस्तान का आखिरी रेलवे स्टेशन की कहानी गांव में मशहूर हो गई। लोग कहते थे कि ईद की रात अब भी कब्रिस्तान में एक हल्की सी सिसकी सुनाई देती है, लेकिन अब वह दर्द भरी नहीं बल्कि सुकून भरी होती है। नए चौकीदार ने भी कभी कुछ अजीब नहीं देखा, लेकिन वह हमेशा फातिमा की कब्र पर एक फूल रखता था। राम सिंह ने अपनी कहानी गांव वालों को सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने फातिमा की आत्मा को शांति दिलाई। गांव के लोग उसकी हिम्मत की तारीफ करते थे, लेकिन राम सिंह जानता था कि यह फातिमा की हिम्मत थी जिसने उसे सच तक पहुंचाया। वह उस रात को कभी नहीं भूल सका जब उसने फातिमा की छाया को देखा था। उसकी आंखों में अब भी वही दर्द और सुकून की तस्वीर बसी थी। कहानी खत्म होने के बाद भी गांव में एक सवाल बाकी था। क्या फातिमा की आत्मा सचमुच चली गई थी या वह अभी भी कब्रिस्तान में भटक रही थी? यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई और गलत काम न हो। राम सिंह को इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिला, लेकिन वह हर ईद की रात फातिमा की कब्र पर एक फूल रखने जाता था। उसे यकीन था कि फातिमा अब भी कहीं न कहीं उसका शुक्रिया अदा कर रही थी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। इस तरह की कहानियां बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको हमारी यह मेहनत और कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, आपकी पसंदीदा नाइट हॉरर कहानियों के वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही हमारी ताकत है। सब्सक्राइब करने से हमें बल मिलता है और हम ऐसे ही रोज नए हॉरर वीडियो लाते रहेंगे। सपोर्ट करें और सब्सक्राइब जरूर करें।